नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रेशु त्यागी। कोर्ट्स दिस वीक में आप सभी का स्वागत है। इस बुलेटिन में अगले आधे घंटे में हम आपको इस हफ्ते कोर्ट से जुड़ी बड़ी खबरों से रूबरू करवाएंगे। तमाम कोर्ट की कार्यवाही और सुप्रीम कोर्ट से लेकर हाई कोर्ट और लोअर कोर्ट्स तक के फैसलों को आपके सामने रखेंगे। तो आइए शुरू करते हैं कोर्ट्स दिस वीक। ज्ञानवापी परिसर स्थित श्रृंगार गौरी के नियमित दर्शन पूजन के मामले पर जिला जज अदालत ने बड़ा फैसला सुनाया है। कोर्ट ने मुस्लिम पक्ष की अपील खारिज कर दी है। कोर्ट ने कहा कि मामला सुनने योग्य है। जिला कोर्ट के जज अजय कृष्णा विश्वेश ने श्रृंगार गौरी मंदिर में पूजन दर्शन की अनुमति की मांग वाली याचिका को सुनवाई के लायक माना है। अब अगली सुनवाई कमिश्नर रिपोर्ट पर हो सकती है। जिला जज ने मुस्लिम पक्ष के आवेदन रूल 7 नियम 11 के आवेदन को खारिज किया। कोर्ट ने मुख्य रूप से उठाए गए पूजा स्थल कानून से इस बात को बाधित नहीं माना और श्रृंगार गौरी वाद को सुनवाई योग्य माना है। जिला जज ने 26 पेज के आदेश का निष्कर्ष लगभग 10 मिनट में पढ़ा। इस दौरान सभी पक्षकार मौजूद रहे। कोर्ट ने श्रृंगार गौरी वाद की जवाबदेही दाखिल करने और ऑर्डर 1 रूल 10 में पक्षकार बनने के आवेदन पर सुनवाई करेगी। वाराणसी की अदालत ने श्रृंगार गौरी की पूजा की मांग कानूनी रूप से जायज ठहराते हुए माना कि ज्ञानवापी मस्जिद के अंदर पूजा के अधिकार की मांग करने वाले हिंदू पक्षों द्वारा दायर एक मुकदमा सुनवाई योग्य है। कोर्ट ने अपने फैसले में माना है कि इस फैसले में 1991 का पूजा स्थल कानून लागू नहीं होता है। आज कोर्ट ने हमारे डॉक्यूमेंट्स को मान लिया है। मुस्लिम पक्ष की एप्लीकेशन प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट की उनकी जो प्ली थी उसको खारिज कर दिया है। वक्फ एक्ट की प्ली को खारिज कर दिया है। कोर्ट ने कहा है कि सूट मेंटेनेबल है। अब इस मामले की अगली सुनवाई 22/9 को हो और एविडेंस लीड की जाएगी। जिला न्यायाधीश डॉक्टर A.K. विश्वेश ने मुस्लिम पक्ष अंजुम इंतजामिया मस्जिद प्रबंध समिति द्वारा दायर याचिका को खारिज कर दिया, जिसमें नागरिक प्रक्रिया संहिता के आदेश 7 नियम 11 के तहत दायर एक आवेदन के माध्यम से मुकदमे की स्थिरता को चुनौती दी गई थी। इस मामले में अब अगली सुनवाई 22 सितंबर को होगी। कोर्ट में अब अपनी दलीलें और सबूत रखे जाएंगे। फैसला हिंदू पक्ष में आने के बाद अब मुस्लिम पक्ष इसे ऊपरी अदालत में चुनौती देगा। मुस्लिम पक्ष जिला कोर्ट के फैसले के खिलाफ हाई कोर्ट जा सकता है। तो इसके खिलाफ रिवीजन जाएंगे, कोर्ट जाएंगे। कह तो रहा हूँ कितना बोला जाएगा। और ऑर्डर कॉपी सर कब तक? कब मिल जाए, कल अप्लाई करेंगे, जब मिल जाएगी तो देखा जाएगा। और किस तरीके से आप देखते हैं? जब तक ऑर्डर नहीं पढ़ लेते हम कुछ नहीं बता सकते। जब तक ऑर्डर नहीं पढ़ लेंगे हम कुछ नहीं कर सकते। पर हमारा कोई कमेंट नहीं है। वादी ने अनिवार्य रूप से काशी विश्वनाथ मंदिर के बगल में स्थित मस्जिद परिसर की बाहरी दीवार पर मां श्रृंगार गौरी की पूजा करने की अनुमति मांगी है। अंजुमन समिति द्वारा उसी सूट को स्थिरता की चुनौती दी गई थी। ये तर्क देते हुए कि हिंदू उपासकों का मुकदमा कानून पूजा स्थल अधिनियम 1991 द्वारा वर्जित है। हिंदू पक्ष ने दावा किया कि वर्तमान मस्जिद परिसर कभी एक हिंदू मंदिर था और इसके बाद मुगल शासक औरंगजेब द्वारा इसे ध्वस्त कर दिया गया था। वहां वर्तमान मस्जिद संरचना का निर्माण किया गया था। खुश है, आज हमारे शिव भी हमारे साथ हैं। आज हमारे काशी मुर्दाबाद। हमारे काशी निवासी की 4 महिलाएं हैं। जो 4 महिलाएं आप फुहारा नहीं, अगर फुहारा होता तो इसके नीचे क्या है बताए वो हमको। उनके पास कोई सच्चाई नहीं थी, उनके पास साथ कुछ था ही नहीं। मुस्लिम पक्ष की दलील थी कि 1991 के प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट के तहत कोई फैसला लेने की मनाही है।
1991 का ये कानून कहता है कि 15 अगस्त 1947 से पहले जो धार्मिक स्थल जिस रूप में थे वो उसी रूप में रहेंगे। हालांकि अयोध्या के मामले को इससे अलग रखा गया था। पक्षों को लंबा सुनने के बाद जिला न्यायाधीश A.K. विश्वेश ने पिछले महीने सुनवाई पूरी की और अपना आदेश सुरक्षित रख लिया था। दूसरी ओर अंजुमन मस्जिद समिति ने अपनी आपत्ति और आदेश 7 नियम 11 आवेदन में तर्क दिया कि वाद विशेष रूप से पूजा स्थल विशेष प्रावधान अधिनियम 1991 द्वारा प्रतिबंधित है। न्यायालय के समक्ष वादी ने तर्क दिया था कि आदेश 7 नियम 11 CPC आवेदन को अलग से नहीं सुना जाना चाहिए और आयोग की रिपोर्ट के साथ विचार किया जाना चाहिए। वाराणसी के सिविल जज सीनियर डिवीजन रवि कुमार दिवाकर की अध्यक्षता में पहले मस्जिद का दौरा करके एक रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए एक सर्वेक्षण आयोग नियुक्त किया गया था। कोर्ट को 19 मई को सर्वे रिपोर्ट मिली थी। सर्वेक्षण रिपोर्ट प्रस्तुत करने से पहले ही न्यायालय द्वारा नियुक्त एडवोकेट कमिश्नर द्वारा किए गए एक प्रस्तुतिकरण पर कि सर्वेक्षण के दौरान ज्ञानवापी मस्जिद परिसर के अंदर शिवलिंग पाया गया था, न्यायालय ने मौके को सील करने का आदेश दिया था। ब्यूरो रिपोर्ट। उधर बीसीसीआई को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। सुप्रीम कोर्ट से राहत के बाद अब सौरव गांगुली अगले 3 साल तक बीसीसीआई के अध्यक्ष बने रह सकते हैं। इसके अलावा जय शाह का भी अगले 3 साल तक बीसीसीआई सचिव बने रहना अब तय है। दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने बीसीसीआई को बोर्ड के संविधान में अमेंडमेंट करने की इजाजत दे दी है। सुप्रीम कोर्ट ने बीसीसीआई को बोर्ड के संविधान में संशोधन करने की इजाजत दे दी है। सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश के बाद अब बीसीसीआई के अध्यक्ष सौरव गांगुली अगले 3 साल तक बीसीसीआई के अध्यक्ष पद पर बने रह सकते हैं। वहीं सौरव गांगुली के अलावा बीसीसीआई के सचिव जय शाह भी बीसीसीआई के सचिव के पद पर अगले 3 साल तक काबिज रह सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट से राहत के बाद बीसीसीआई अध्यक्ष सौरव गांगुली और बीसीसीआई सचिव जय शाह को बड़ी राहत मिली है। जय शाह भी अपने पद पर अगले 3 साल के लिए अब बने रहेंगे। बीसीसीआई की ओर से पेश सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने जस्टिस DY चंद्रचूड़ और हिमा कोहली की बेंच के सामने दलील दी। वर्तमान संविधान में कूलिंग ऑफ पीरियड का प्रावधान है। अगर मैं एक कार्यकाल के लिए राज्य क्रिकेट संघ और लगातार दूसरे कार्यकाल के लिए बीसीसीआई का पदाधिकारी हूं तो मुझे कूलिंग ऑफ अवधि से गुजरना होगा। दोनों निकाय अलग हैं और उनके नियम भी अलग हैं और जमीनी स्तर पर नेतृत्व तैयार करने के लिए पदाधिकारी के लगातार 2 कार्यकाल बहुत कम हैं। उधर बॉम्बे उच्च न्यायालय की औरंगाबाद पीठ ने श्री साई बाबा संस्थान ट्रस्ट के लिए एक नई प्रबंधन समिति नियुक्त करते हुए तत्कालीन महाविकास अघाड़ी सरकार की 16 सितंबर 2021 की अधिसूचना को खारिज कर दिया। हाईकोर्ट ने साफ किया कि ट्रस्टीज की नियुक्ति सत्ताधारी सरकार के निजी हित और पार्टी कार्यकर्ताओं को समायोजित करने के लिए नहीं है। कोर्ट ने कहा कि ट्रस्टियों में राजनेताओं के करीबी सहयोगी वाले सदस्यों की अधिकता है। न्यायालय ने महाराष्ट्र राज्य को उस अधिनियम के अनुसार एक नई समिति का गठन करने का भी निर्देश दिया है, जिसके तहत ट्रस्ट का गठन किया गया था। बॉम्बे हाईकोर्ट की औरंगाबाद बेंच ने सरकार द्वारा नियुक्त साई की प्रबंधन समिति ट्रस्ट को रद्द कर दिया है। बेंच ने कहा कि धार्मिक ट्रस्ट के प्रबंध के लिए ट्रस्टियों की नियुक्ति भक्तों के सार्वजनिक हित के लिए होती है, न कि सत्ताधारी सरकार के निजी हित के लिए। यानी कि सत्ताधारी पार्टी को ट्रस्ट में पार्टी के कार्यकर्ताओं या राजनेताओं को निजी स्वार्थ के लिए सदस्य नहीं बनाना चाहिए। कोर्ट ने कहा कि ट्रस्टियों में राजनेताओं के करीबी सहयोगी वाले सदस्य हैं। जस्टिस RD धानुका और जस्टिस SG मेहरे की खंडपीठ ने माना कि विधायक आशुतोष काली की अध्यक्षता वाली कमेटी को 2021 में पिछली महाविकास अघाड़ी की अगुवाई वाली सरकार द्वारा अवैध रूप से नियुक्त किया गया। कोर्ट ने कहा कि श्री साईं बाबा संस्थान ट्रस्ट अधिनियम के प्रावधानों का उल्लंघन हुआ है। वर्तमान कमेटी को भंग करने का निर्देश देते हुए हाईकोर्ट ने राज्य को 8 सप्ताह के भीतर नई नियुक्तियां करने का आदेश दिया था। इसके अलावा निर्देश दिया गया कि ट्रस्ट के मामलों का प्रबंधन करने के लिए प्रधान जिला न्यायाधीश अहमदनगर
कलेक्टर अहमदनगर और संस्थान के सीईओ की अंतरिम एडहॉक कमेटी शामिल है। अदालत ने ये भी कहा कि राज्य सरकार स्वतंत्र और मेधावी न्यायियों की सिफारिश सुनिश्चित करने के लिए अधिनियम में संशोधन करेगी। जस्टिस आर.डी. धानुका और एस.जी. मेहरे की पीठ ने कहा कि पब्लिक ट्रस्ट में ट्रस्टियों के पद राजनीतिक पृष्ठभूमि वाले या राजनेताओं के करीबी सहयोगी वाले सदस्यों से भरे हुए थे। ये न्यायालय ने जोर दिया कि कानून के सिद्धांतों के खिलाफ था और पहले स्थान पर ट्रस्ट बनाने के इरादे को पूरा करने में विफल रहा। बेंच ने कहा, ऐसे लोक न्यास में न्यायियों की नियुक्ति को श्री साईं बाबा के बड़े भक्तों की भलाई के लिए और उनके हित के लिए उक्त अधिनियम के तहत इस तरह के ट्रस्ट बनाने के उद्देश्य और इरादे को ध्यान में रखते हुए जनहित की कसौटी पर खरा उतरना है। अपने पार्टी कार्यकर्ताओं या राजनेताओं को समायोजित करने के लिए सत्ताधारी सरकार का निजी हित नहीं है। ये टिप्पणियां श्री साईं बाबा संस्थान ट्रस्ट शिरडी की वर्तमान प्रबंधन समिति में सदस्यों की नियुक्तियों को रद्द करने के फैसले का हिस्सा था। पीठ ने कहा कि अदालत द्वारा स्वीकृत योजना के तहत राज्य सरकार द्वारा इस तरह का ट्रस्ट बनाने का पूरा उद्देश्य और मंशा सत्ता में पार्टी के राजनीतिक लाभ के लिए विफल रही। यह निर्णय जनहित याचिकाओं के एक समूह में आया, जिसमें राज्य सरकार द्वारा समिति में न्यासी के रूप में 12 सदस्यों की नियुक्ति की अधिसूचना को चुनौती दी गई थी। ब्यूरो रिपोर्ट। और उधर आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग या ईडब्ल्यूएस आरक्षण पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। इस दौरान ईडब्ल्यूएस कोटे पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा, आर्थिक आधार पर नीति बनाने में क्या गलत है। अदालत ने कहा कि किसी वर्ग तक सरकारी नीतियों का लाभ पहुंचाने के लिए आर्थिक आधार पर नियम तय करने को प्रतिबंधित नहीं किया गया है। दरअसल अदालत में आरक्षण को चुनौती देने वाले वकीलों ने इस पर सवाल उठाया था। समाज के आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग को 10% आरक्षण प्रदान करने वाले 103वें संविधान संशोधन की संवैधानिक वैधता को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई के दूसरे दिन सुप्रीम कोर्ट ने सवाल किया कि क्या ईडब्ल्यूएस कोटा संवैधानिकता की परीक्षा पास करेगा यदि आर्थिक आधार वर्गीकरण के लिए एक मान्यता प्राप्त आधार है। अदालत ने कहा कि किसी वर्ग तक सरकारी नीतियों का लाभ पहुंचाने के लिए आर्थिक आधार पर नियम तय करने को प्रतिबंधित नहीं किया गया है। दरअसल अदालत में आरक्षण को चुनौती देने वालों के वकील का कहना था कि संविधान में आर्थिक आधार पर आरक्षण देने का कोई प्रावधान नहीं है। ये सामाजिक भेदभाव को समाप्त करने के लिए व्यवस्था थी। इसका मकसद गरीबी हटाओ योजना चलाना नहीं है। इस पर अदालत ने ये अहम टिप्पणी की है। ऐसे में अदालत के रुख से ये माना जा रहा है कि शायद ईडब्ल्यूएस कोटा बरकरार रहेगा। प्रधान न्यायाधीश यूयू ललित, जस्टिस दिनेश महेश्वरी, एस रविंद्र भट्ट, बेला एम त्रिवेदी और जेबी पारदीवाला की 5 न्यायाधीशों की संविधान पीठ 10% ईडब्ल्यूएस कोटे को चुनौती देने वाली याचिकाओं के बैच की सुनवाई कर रही है। कर्नाटक के पूर्व महाधिवक्ता और वरिष्ठ अधिवक्ता प्रोफेसर रवि वर्मा कुमार ने प्रस्तुत किया कि भेदभाव में निषेध का आधार जाति, पंथ, लिंग और धर्म है, न कि आर्थिक कमजोरी। कई वकीलों ने चीफ जस्टिस यूयू ललित की अध्यक्षता वाली 5 सदस्यीय संविधान पीठ के समक्ष दलील दी कि किसी परिवार की वित्तीय स्थिति के एकमात्र मानदंड के आधार पर ईडब्ल्यूएस कोटा तय करना असंवैधानिक है। इस केस की सुनवाई करने वाले जजों में चीफ जस्टिस के अलावा न्यायमूर्ति दिनेश माहेश्वरी, न्यायमूर्ति एस रविंद्र भट्ट, न्यायमूर्ति बेला एम त्रिवेदी और न्यायमूर्ति जेबी पारदीवाला भी शामिल हैं। सुनवाई के दौरान संविधान पीठ ने कहा, सरकार आर्थिक मानदंडों के आधार पर नीतियां बनाती है ताकि ये सुनिश्चित किया जा सके कि ऐसी नीतियों का लाभ लोगों तक पहुंचे। आर्थिक मानदंड एक सही आधार है और वर्गीकरण के लिए एक सही तरीका है। ऐसा करना प्रतिबंधित नहीं है। आंकड़ों का जिक्र करते हुए वकील रवि कुमार वर्मा ने कहा कि ओबीसी, एससी और एसटी की आबादी 85% है और उन्हें करीब 50% कोटा दिया जा रहा है और 5% ईडब्ल्यूएस को 10% कोटा मिलेगा। एक अन्य याचिकाकर्ता की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता पी विल्सन ने ईडब्ल्यूएस कोटे का विरोध करते हुए कहा कि इसे एससी, एसटी और ओबीसी के लिए आरक्षण के साथ नहीं जोड़ा जा सकता। आपको बता दें कि 10% ईडब्ल्यूएस कोटा एससी, एसटी और ओबीसी के लिए 50% आरक्षण के अतिरिक्त है। ब्यूरो रिपोर्ट।
सुप्रीम कोर्ट में कर्नाटक हाई कोर्ट के उस फैसले को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई हुई जिसमें राज्य के कुछ स्कूलों और कॉलेज में मुस्लिम छात्राओं द्वारा हिजाब पहनने पर प्रतिबंध को बरकरार रखा गया था। जस्टिस हेमंत गुप्ता और जस्टिस सुधांशु धूलिया की खंडपीठ में सुनवाई के दौरान कपिल सिब्बल ने इस मसले को संवैधानिक पीठ को भेजने की अपील की। वहीं मीनाक्षी अरोड़ा ने कहा कि हम बच्चों को धार्मिक सहिष्णुता नहीं सिखा रहे हैं, सरकारी आदेश गलत है। शोएब आलम ने कहा कि सरकार के आदेश का असर ये है कि मैं तुम्हें शिक्षा दूंगा, तुम मुझे अपना निजता का अधिकार दो। जैना कोठारी ने कहा कि मुस्लिम लड़कियों को शिक्षा छोड़नी पड़ती है, धर्म का हिस्सा त्यागना पड़ता है। अब सोमवार को राजीव धवन दलीलें देंगे। हिजाब बैन पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। याचिकाकर्ता छात्रा की ओर से पेश जैना कोठारी ने कहा कि ये लिंग और धर्म दोनों के आधार पर भेदभाव है, क्योंकि इसका शिकार केवल मुस्लिम लड़कियां ही होती हैं। अंतिम परिणाम उसे अपने धार्मिक आदेशों का पालन करने के लिए मजबूर करना था, जिससे शिक्षा छोड़ दी या शिक्षा को आगे बढ़ाने के लिए अपने धर्म के एक महत्वपूर्ण पहलू का त्याग कर दिया। वरिष्ठ वकील दुष्यंत दवे ने बहस शुरू की और कहा कि इस मामले की सुनवाई बड़ी बेंच को करना चाहिए। अदालत नागरिकों के संवैधानिक अधिकारों की संरक्षक है। हिजाब बैन सुनवाई में वकील ने अरबी में दलीलें दी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वो अंग्रेजी में दलीलें दें, हमको अरबी समझ नहीं आती। वकील ने कहा कि हाईकोर्ट के फैसले में कुरान का हवाला दिया गया है। मीनाक्षी अरोड़ा ने कहा कि यूएन कन्वेंशन बच्चों को उनके धर्म का पालन करने और भेदभाव के खिलाफ सुरक्षा प्रदान करता है। किसी के धर्म या विश्वासों के पालन करने की स्वतंत्रता केवल ऐसी सीमाओं के अधीन हो सकती है जो कानून द्वारा निर्धारित हैं। राज्य सरकार ये सुनिश्चित करने के लिए है कि स्कूली अनुशासन बच्चे की मानवीय गरिमा के अनुरूप हो और वर्तमान में यूएन कन्वेंशन के अनुसार हो। मीनाक्षी अरोड़ा ने कहा कि क्या हिजाब किसी भी तरह से सार्वजनिक व्यवस्था नैतिकता को ठेस पहुंचाता है? इसके विपरीत आप बच्चों को स्कूल से बाहर करते हैं, आप उन्हें हाशिए पर रखते हैं। हम बच्चों को धार्मिक सहिष्णुता नहीं सिखा रहे। राज्य सरकार के पास एक केंद्रीय कानून के खिलाफ सरकारी आदेश देने की कोई शक्ति नहीं है, जबकि राज्य ने सरकारी आदेश जारी किया है। केंद्रीय विद्यालय में हिजाब की अनुमति देते हैं, ये कानून के अनुरूप है, सरकारी आदेश गलत है। मीनाक्षी अरोड़ा ने कहा, जब दुनिया भर में अदालतें और आबादी का एक बड़ा वर्ग हिजाब को आवश्यक मानता है, तो फिर इसको रोकने वाले हम कौन होते हैं? शोएब आलम, सरकार के आदेश का असर ये है कि मैं तुम्हें शिक्षा दूंगा, तुम मुझे अपना निजता का अधिकार दो। राज्य मुझसे निजता के अपने अधिकार को सरेंडर करने के लिए नहीं कह सकता। हिजाब मामले में कॉलिन गोंजाल्विस ने कहा कि जहां तक हिजाब के इस्लाम का अभिन्न अंग होने का सवाल है, तो परंपरा एक बार स्थापित हो गई तो वो अनुच्छेद 15 के तहत आती है, यानी बुनियादी अधिकारों का हिस्सा हो जाती है। कुरान में भी हिजाब को इस्लामी परंपरा का हिस्सा माना गया है। वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल ने कहा कि ये मामला तो संविधान पीठ को सुनना चाहिए। हिजाब वो मामला है जिसमें पहनने वाला कौन है, कहां से आया है, क्यों पहन रहा है, इन सब की पहचान पड़ताल की जाती है। सिब्बल ने कहा कि मेरे पास हिजाब के फैसले के बाद मुस्लिम लड़कियों के ड्रॉप आउट की संख्या का डेटा है। एक अखबार को मिले आरटीआई के जवाब के मुताबिक दक्षिण कन्नड़ की 900 मुस्लिम लड़कियों में से 145 ने ट्रांसफर सर्टिफिकेट ले लिया। ये करीब 16% हैं और ये बहुत ही परेशान करने वाला है। सिब्बल ने कहा कि आपको इसका उत्तर अनुच्छेद 19 में देखना होगा। अगर पोशाक पहनना अभिव्यक्ति का हिस्सा है तो आपको 19 के तहत सीमा ढूंढनी होगी, जो कि सार्वजनिक व्यवस्था, नैतिकता, शालीनता है। यही असली संवैधानिक सवाल है। ब्यूरो रिपोर्ट। उधर यूक्रेन से लौटे मेडिकल स्टूडेंट्स को भारतीय कॉलेज में एडमिशन देने की मांग पर सुप्रीम कोर्ट में होने वाली सुनवाई में केंद्र सरकार में सुप्रीम कोर्ट में एफिडेविट दाखिल कर बताया है कि इन मेडिकल स्टूडेंट्स को भारत के कॉलेज में दाखिला देना कानूनन संभव नहीं है। सरकार ने कहा है कि ये वो छात्र हैं जो या तो नीट में कम अंक के चलते वहां गए थे या सस्ती पढ़ाई के लिए गए थे। केंद्र ने बताया कि स्टूडेंट्स यूक्रेन के कॉलेज से अप्रूवल लेकर दूसरे देशों में डिग्री पूरी करने का विकल्प चुन सकते हैं। कोर्ट ने छात्रों को विदेशों में एडमिशन के लिए वेबसाइट बनाने का भी सुझाव दिया है।
यूक्रेन से लौटे मेडिकल छात्रों के मसले पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। सुप्रीम कोर्ट ने सुझाव दिया कि केंद्र सरकार एक वेब पोर्टल बना सकती है जिसमें विदेशी विश्वविद्यालयों का विवरण होगा। पोर्टल में यूक्रेन से लौटे भारतीय मेडिकल छात्र राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग द्वारा अनुमोदित अकादमिक कार्यक्रम की जानकारी होगी। जस्टिस हेमंत गुप्ता और जस्टिस सुधांशु धुलिया की पीठ ने सुझाव दिया कि एक पारदर्शी प्रणाली होनी चाहिए और वेब पोर्टल वैकल्पिक विदेशी विश्वविद्यालयों में फीस और सीटों की संख्या का विवरण दे सकता है जो संगत है। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने पीठ के सुझावों के बारे में केंद्र सरकार से निर्देश प्राप्त करने के लिए समय मांगा है। इसके साथ ही मामले को अगले शुक्रवार 23 सितंबर तक के लिए स्थगित कर दिया गया है। पीठ उन छात्रों द्वारा दायर याचिकाओं पर सुनवाई कर रही थी जिसमें रूसी हमले के कारण यूक्रेन से लौटने वाले लगभग 20,000 से 30,000 भारतीय छात्रों को भारत में अपनी मेडिकल शिक्षा पूरी करने की अनुमति देने की राहत की मांग की गई थी। कोर्ट में केंद्र सरकार ने बताया कि यूक्रेन से भारत लौटे भारतीय मेडिकल छात्रों को भारतीय यूनिवर्सिटी में समायोजित नहीं किया जा सकता क्योंकि राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग अधिनियम में इसकी अनुमति देने का कोई प्रावधान नहीं है। एसजी तुषार मेहता ने प्रस्तुत किया कि भारत सरकार ने छात्रों की मदद के लिए कई उपाय किए हैं। एक, जो छात्र अपना क्लिनिकल ट्रेनिंग नहीं कर सके उन्हें भारत में इसे पूरा करने की अनुमति दी गई है और यूक्रेन के साथ राजनयिक संबंधों का उपयोग करते हुए ये सुनिश्चित किया गया है कि उन्हें डिग्री मिलेगी। इसके बाद एसजी मेहता ने यूक्रेन के छात्रों को विदेशी विश्वविद्यालयों में अकादमिक की अनुमति देने के लिए राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग द्वारा लिए गए फैसलों का उल्लेख किया जिससे वे छात्र अन्य विदेशी विश्वविद्यालयों से अपना पाठ्यक्रम पूरा कर सकते हैं। पीठ ने सुझाव दिया कि भारत संघ एक ऐसा तंत्र विकसित कर सकता है जिसके द्वारा छात्र अन्य संगत विदेशी विश्वविद्यालयों को चुन सके। जस्टिस गुप्ता ने खुर्शीद से कहा, हमने सॉलिसिटर जनरल से वेब पोर्टल में फीस और विदेशी विश्वविद्यालयों की सीटों की संख्या के बारे में जानकारी देने को कहा है। ब्यूरो रिपोर्ट। और उधर सुप्रीम कोर्ट ने अहम आदेश देते हुए कहा कि उम्र कैद की सजा पाए कैदी जो 10 साल की जेल काट चुके हैं उन्हें जमानत मिलनी चाहिए। कोर्ट के इस आदेश के बाद उन कैदियों को बड़ी राहत मिलने वाली है जिनकी सजा को चुनौती देने की अपील दाखिल होने के बावजूद तारीख पर तारीख की वजह से सालों से सुनवाई लंबित चल रही है या आगे बढ़ने और पूरी होने अथवा फैसला आने का इंतजार करना पड़ रहा है। सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस संजय किशन कौल और जस्टिस अभय एस ओका की बेंच ने गुरुवार को जेल में बंद उम्र कैद के दोषियों की याचिकाओं पर सुनवाई की। इन याचिकाओं में कैदियों की तरफ से कहा गया है कि कोर्ट में अपील लंबित होने की वजह से रिहाई के इंतजार में सालों से इंतजार किया जा रहा है मगर सुनवाई आगे ही नहीं बढ़ी। सुप्रीम कोर्ट ने जेल में सजा भुगत रहे कैदियों और उनकी बेल पर अहम फैसला दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि 10 साल की सजा पूरी कर चुके उन कैदियों को जमानत दे देनी चाहिए जिनकी अपील पर आने वाले दिनों में सुनवाई नहीं होने वाली है। ये छूट केवल उन्हीं मामलों में मिलनी चाहिए जिसमें कैदी को जमानत न देने का ठोस कारण न हो। जस्टिस संजय किशन कौल और जस्टिस अभय श्रीनिवास ओका की बेंच ने उम्र कैद की सजा काट रहे कैदियों की याचिका पर विचार कर रही थी और जस्टिस अभय श्रीनिवास ओका की बेंच उम्र कैद की सजा काट रहे कैदियों की याचिका पर विचार कर रही थी जिनकी अपील कई हाई कोर्ट्स में पेंडिंग है। सुनवाई के दौरान न्याय मित्र के तौर पर नियुक्त एडवोकेट गौरव अग्रवाल ने बेंच को बताया कि उम्र कैद के दोषियों की पहचान करने के दौरान 6 हाई कोर्ट में सुप्रीम कोर्ट के आदेश के मुताबिक हलफनामे दायर किए गए थे जिनके विश्लेषण से पता चला कि हिरासत में लिए गए 5,740 मामले पेंडिंग हैं, जिसमें डिवीजन बेंच अपील और सिंगल बेंच अपील भी शामिल है। बिहार में लगभग 268 अपराधियों के मामले पर समय से पहले रिहाई के लिए विचार किया जा रहा है। इसी तरह की कवायद ओडिशा और इलाहाबाद हाई कोर्ट में भी की गई थी, जिसमें 385 दोषियों जिन्हें 14 साल से ज्यादा समय तक हिरासत में रखा गया था, उनकी अपीलें पेंडिंग है। कोर्ट ने कहा कि जो दोषी 10 साल से ज्यादा सजा काट चुके हैं, तो ऐसी स्थिति में जमानत देने से इनकार करने का कोई ठोस कारण मौजूद न हो तो उन्हें जमानत दी जाए। साथ में उन मामलों की पहचान जहां दोषियों ने 14 साल की सजा पूरी कर ली है, तब एक निश्चित समय में समय से पहले रिहाई पर विचार करने के लिए सरकार को मामला भेजा जा सकता है।
भले ही अपील लंबित हो या नहीं। हालांकि बेंच को बताया गया था कि प्ली बार्गेनिंग, अपराधों की कंपाउंडिंग और अपराधियों की परिवीक्षा प्री ट्रायल प्रावधान है, जिन्हें प्रभावी ढंग से लागू करने की आवश्यकता है। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने कहा कि ये निर्देश पटना हाई कोर्ट और संबंधित केसेस के आधार पर दूसरे हाई कोर्ट पर भी लागू होंगे। हालांकि इसके लिए 10 साल और 14 साल से ज्यादा समय से सजा काट रहे लोगों का डेटा भी लिया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले पर डेटा कलेक्ट करने के लिए हाई कोर्ट और स्टेट लॉ सर्विस कमेटी को 4 महीने का वक्त दिया था। अब इसकी अगली सुनवाई जनवरी 2023 के आखिरी हफ्ते में होगी। ब्यूरो रिपोर्ट। कोर्ट से जुड़ी हुई खबरों में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।